हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी विभाग से संबंधित कि जब 2 साल का परिवीक्षा काल पूरा हो जाता है, प्रोबेशन काल पूरा हो जाता है, तो स्थायीकरण होने पर क्या क्या आदेश होते हैं और किस तरह से यह प्रक्रिया स्थायीकरण की पूरी होती है, समाप्त होती है, इसके लिए हम आज यह वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बात यह बताना चाहूँगा कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ ही साथ जो भी वीडियो बनाते हैं यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपको लगे कि आपके साथ साथ दूसरे भी इस वीडियो को देखें और उनको भी इस तरह की ये जो बातें हैं ज्ञान से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान के आधार पर ही हम आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। और किसी चीज़ में ज्ञान के अभाव की कमी के कारण ही हम कहीं ना कहीं कोई समस्या में आते हैं। तो दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले है स्थायीकरण संबंधी आदेश। तो स्थायीकरण संबंधी आदेश में दोस्तों पहला पॉइंट है कि राज्य कर्मचारी की 2 सेवा पूर्ण हो गई और उसे स्थायी कर दिया जाना चाहिए, परंतु यदि परिवीक्षा काल और नियमित नियुक्ति के 6 माह बाद भी स्थायी नहीं किया जाता है, किसी कारण वह 6 माह लग गए और वह प्रक्रिया चल रही है और स्थायीकरण का आदेश नहीं आया है, तो प्रतिनियुक्ति तथा प्रशिक्षण आदि के लिए स्थायीकरण के योग्य मान लिया जाएगा। नियमित नियुक्ति पर आवश्यक अस्थायी नियुक्ति तदर्थ नियुक्तियां शामिल नहीं होंगी। लेकिन इसके अंदर दोस्तों अस्थायी नियुक्ति नहीं, जो स्थायी नियुक्ति है उसी को ही शामिल किया जाएगा और तदर्थ नियुक्ति भी शामिल नहीं की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि राजस्थान सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों का समावेश किया गया है। जो राजस्थान सेवा नियम है उसमें वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों का समावेश किया गया है। किसी भी पद में पदोन्नति करने से पूर्व अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना और पदोन्नति को पूर्व करना पदोन्नति की पूर्व शर्त है। तो कभी भी राजस्थान सेवा नियम है, वरिष्ठता संबंधी प्रावधान इसमें हो रहे हैं, तो पदोन्नति करने से अंतिम जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई है वह पदोन्नति की पूर्व शर्त है। ठीक है। तो विभागीय पदोन्नति समिति की तैयारी एवं आयोजन 1 अप्रैल की स्थिति में होता है। जो भी विभागीय पदोन्नति होती है वो 1 अप्रैल को संपन्न होनी चाहिए। अतः वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की 1 अप्रैल की तैयार की जानी चाहिए और उसी के अंदर प्रसारित की जानी चाहिए। किसी भी पद पर वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करने के लिए, और यह कुछ पॉइंट हैं स्थायीकरण या वरिष्ठता सूची से संबंधित। पहला, पद की अंतरिम वरिष्ठता सूची जहां आवश्यक हो प्रसारित की जाए। अंतरिम वरिष्ठता सूची सभी प्रभावित और हितबंद राज सेवकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए और वे अंतरिम वरिष्ठता सूची के बारे में पक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों बात यह है कि जो भी वरिष्ठता सूची में शामिल हैं बंदे, उन बंदों को या उन कार्मिकों को किसी भी माध्यम से उन तक यह जो वरिष्ठता सूची है यह पहुंची जाए, जिसके द्वारा वह उसमें जो भी आमूल चूल परिवर्तन है वो कर सकें।
पक्ष, आपत्ति और अभ्यावेदन, ये तीनों पॉइंट कर सकें। अंतिम वरीयता सूची में स्पष्ट अंकित किया जाए कि वह किस दिवस की स्थिति में प्रसारित निर्धारित की जा रही है। प्रसारित निर्धारित की जा रही है। अंतिम वरीयता सूची में निम्न का अंकन किया जाए। जिन सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन या संशोधित की जा रही है वह सिद्धांत भी बताए जाएं। राज सेवकों में वरिष्ठता को परिवर्तित स्थिति होने का स्पष्ट आधार दिया जाए। राजस्थान सेवा नियमों में एक या उससे अधिक प्रकार की पद्धति से भर्ती होती है तो राज सेवकों को वरिष्ठता सुसंगत नियमों के प्रावधानों के सिद्धांत के साथ प्रभावित हेतु हितबंध राज सेवकों की वरिष्ठता की स्थिति दर्शाते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची प्रचारित की जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंबाइंड वरिष्ठता सूची हुई है तो यह संपूर्ण जानकारी भी दी जाए। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक विभाग की वरीयता सूची में किसी भी सेवा के संवर्ग के निर्धारित होते ही पदों पर नियमित चयन के पश्चात ही बनाई जाकर प्रसारित की जाए और सबको अपना सही स्थिति का बोध हो। ध्यान में यह आए कि वरिष्ठता जो सूचियां हैं वरिष्ठता सिद्धांत बताए बिना ही अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती है। उससे कर्मचारी अपना अभ्यावेदन करने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे मामलों में ऑडिट अल्टरनम पैटर्न हियरिंग ऑफ द अदर साइड के सिद्धांत का समस्त मामलों के अनुसरण, जो ऑडिट अल्टरम पैटर्न है उसका अनुसरण चाहिए तथा प्रभावित व्यक्तियों को पूरा अवसर दिया जाए। इसी प्रकार जिलाधीश कार्यालय से स्थानांतरण और कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता का जो निर्धारण है वह भी स्थानांतरण जनहित में अपवाद समिति एक जिलाधीश कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तो अपना पूर्वाधिकार अपने मूल विभाग में रखेगा। जो भी लियन है पूर्वाधिकार है। तो दोस्तों हम कोई स्थायी या अस्थायी लिपिक की बात करें उसका किसी कारणवश स्थानांतरण हो जाता है तो वह एक जिलाधीश कार्यालय से दूसरे में जाता है तो ऐसे मामलों में अपना जो भी अधिकार है वो अपने मूल विभाग में ही रखेगा। ऐसा स्थानांतरण 3 वर्ष की अस्तिक अवधि के लिए नहीं होगा। तो जिलाधीश कार्यालय से स्थानांतरण हो गया तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। मूल विभाग द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता से ही होगा। ठीक है, पहले जिस विभाग में है उसी में ही माना जाएगा, मूल विभाग में जहां उसकी ज्वाइनिंग हुई है। वह स्थायी पदोन्नति के लिए अपने मूल विभाग के अनुसार विचारार्थ लिया जाएगा। अपने मूल विभाग की सेवाएं नए विभाग में मान्य नहीं होगी। ठीक है, नए जिलाधीश कार्यालय में स्थानांतरण पदोन्नति स्थायी प्रश्न उठते ही देना चाहिए। सामान्य किसी भी सेवा और संवर्ग के वरिष्ठता के नियुक्ति से दिनांक से निर्धारित की जाती है। ठीक है, जो भी नियुक्ति आपको दी गई है उससे दिनांक से ही वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है। किंतु जब विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियुक्तियों को एकीकृत किया जाए तो स्थायी नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता के निर्धारण में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों वो विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या करें? ऐसे मामलों में स्थायी नियुक्ति के दिनांक का ध्यान रखे बिना कार्यवाहिक नियुक्ति दिनांक से निर्धारित की जा सकती है। कार्यवाहक नियुक्ति दिनांक जो है उससे भी माना जा सकता है, बशर्ते इस प्रकार की कार्यवाही नियुक्ति अवसर विशेष या तदर्थ या आवश्यक नियुक्ति के रूप में न हो। एक कर्मचारी के पक्ष में ऐसी कमी नहीं हो और वे नियुक्ति देने पर उस कार्य ग्रहण नहीं किया हो। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि अगर कई बार कोई दिक्कत हो, कोई विसंगति उत्पन्न हो जाती हो, तो वह कार्यवाहक नियुक्ति दिनांक है, वरिष्ठता निरंतर कार्यवाहक नियुक्ति दिनांक से भी वह मानी जाती है। वे नियुक्ति आदेश देने पर उसे कार्य ग्रहण नहीं किया, ऐसे कर्मचारी आवश्यक नियुक्ति के रूप में न हो, ऐसे कर्मचारी के पक्ष में ऐसी कमी नहीं हो, वे नियुक्ति आदेश देने पर उसे कार्य ग्रहण नहीं किया गया हो। उपरोक्त सिद्धांत के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता जो सेवा या सर्किल या जिले के लिए निर्धारित की गई है अप्रभावित रहेगी। तो दोस्तों यह सिद्धांत के फलस्वरूप वरिष्ठता जो सेवा सर्किल जिले में निर्धारित की गई है उससे प्रभावित नहीं होगी, यानी अप्रभावित रहेगी। पूर्व निर्धारित वरिष्ठता उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार जो भी वरिष्ठता है वो सेवा सर्किल या जिले के लिए निर्धारित की गई है अप्रभावित रहेगी, वह नहीं बदलेगी। पंचायत एवं विभाग के कर्मचारियों को वरिष्ठता पंचायत समिति जिला परिषद के बाहर स्थानांतरण यदि हो जाता है तो वरिष्ठता अस्थायी सेवा में निरंतर अवधि के आधार पर उसको नियत की जाएगी तथा स्थानांतरण कर्मचारियों से अनुरोध होने पर संवर्ग की वरिष्ठता सूची के अंत नियत कर दी जाएगी। तो दोस्तों स्थानांतरण हो गया तो भी उसको वरिष्ठता अस्थायी सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर ही वह उसको कंटिन्यू मान लिया जाता है। वरिष्ठता अस्थायी सेवा में निरंतर अवधि के आधार पर ही नियत मानी जाएगी और उस कर्मचारी के अनुरोध के आधार पर वरिष्ठता सूची के अंत में नियत मान की जाएगी। तो इस तरह से पंचायत समिति एवं जिला परिषद से बाहर स्थानांतरण हो गया। मेन चीज़ ये है कि यदि उसका बाहर स्थानांतरण हो जाता है तो वरिष्ठता अस्थायी सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर वरिष्ठता अस्थायी सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर नियत तो कर दी जाएगी, लेकिन स्थानांतरण कर्मचारियों के अनुरोध होने पर वरिष्ठता सूची के अंत में वह नियत मानी। ठीक है दोस्तों, लास्ट में अंत में वह नियत मानी जाती है। पदोन्नति द्वारा एक ही चयन से नियुक्त राज्य कर्मचारियों की वरिष्ठता पूर्व वेतन श्रृंखला में ही रखी जाएगी। जो भी पदोन्नति हुई है एक ही चयन से कर्मचारी हुई हैं तो उनकी पूर्व वेतन श्रृंखला में ही वरिष्ठता रखी जाएगी, किंतु निरंतर कार्यवाहक अवधि को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो कार्यवाहक अवधि है उनको भी शामिल किया जाता है। मेरिट के आधार पर एक ही चयन में पदोन्नत व्यक्तियों को वरिष्ठता सूची के अनुसार ही रखी जाएगी। वरिष्ठता चयन सूची के आधार पर ही रखी जाएगी, चाहे उसकी निरंतर कार्यवाहक अवधि कुछ भी हो, लेकिन मेरिट के आधार पर है दोस्तों तो वह वही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो पॉइंट हमको कुछ एक और दिखाई दे रहे हैं कि प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठता उसकी स्थायी नियुक्ति के आधार, प्रत्येक संवर्ग में जो भी वर्ग है उसमें वरिष्ठता उसकी स्थायी नियुक्ति के आधार पर ही नियत होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, प्रत्येक जो भी वर्ग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें स्थायी नियुक्ति के आधार पर ही उसको हम नियत मानेंगे और जो विभाग की वरिष्ठता सूची नियमित रूप से जारी की जाएगी ताकि कर्मचारियों में असंतोष पैदा न हो। उन व्यक्तियों को पारस्परिक वरिष्ठता जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हैं, पदों को विभिन्न शाखाओं प्रवर्गों में आते हैं, नियमित नियुक्ति के पश्चात उनकी निरंतर
उनकी निरंतर स्थापना पन्ना की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी। जो भी पारस्परिक वरिष्ठता द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुए हैं, ठीक है, आपस में वरिष्ठता द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुए विभिन्न शाखाओं में, तो नियमित नियुक्ति के पश्चात उनकी निरंतर स्थापन पत्रता की अवधि के आधार पर, जो भी स्थापन पत्रता है, स्थापना पत्रता है, उसके आधार पर उनको माना जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, उनकी पुरुष महिलाओं की एकजाई सूची बनेगी। पुरुष और महिलाओं की एक जैसी सूची बनेगी। आरपीएससी सेवा नियम जो हैं दोस्तों, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं पूर्व पदोन्नत होने पर वरिष्ठ सामान्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को ही वरिष्ठ रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पूर्व पदोन्नत होने पर, पहले से पदोन्नत हो गए पर वरिष्ठ जो हैं वो सामान्य और पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार ही माना जाएगा। पूर्व पदोन्नत होने पर, पहले से पदोन्नत हो गए फिर आए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कार्मिक नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता का निर्धारण होगा। जो भी कार्मिक है और उसकी ज़्यादातर केस में नियमित नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता का निर्धारण होगा। वरिष्ठता का स्थायीकरण का परिवीक्षा काल समाप्त होते ही स्थायीकरण किया जाए। 16/8/2010 का यह एक न्यू आदेश है। तो आई होप दोस्तों आपने यह स्थायीकरण और वरिष्ठता के बारे में आसानी से समझ लिया है। तो यह 15-16 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने इन सभी को आसानी से अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। और इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो तीनों के तीनों एक तरह से ज़रूरी होते हैं। यूट्यूब के ऊपर बनाए गए ये आइकॉन है। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोई ना कोई नियम के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते रहिए।